हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 31। इससे पहले मैं 30 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। साथ ही ये सीरीज़ 2026 और 27 में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके। और अभी मैं एसएससी जीडी 2026 के लिए बूस्टर सीरीज़ करा रही हूँ, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जीएस के। तो यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप उन क्लासेस से जुड़ सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ओके। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। ओके। आर्टिकल 93, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं। ये हमारा टॉपिक चल रहा है जो इंडियन पॉलिटी में है। संसद, जो संसद है उसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है और आर्टिकल 79 से 122 तक ध्यान रखेगा। ओके। तो हम यहाँ तक यानी कि 92 तक पिछली क्लास में हम कर चुके हैं आर्टिकल। अब आज शुरू करेंगे कहाँ से, 93। जो आर्टिकल 93 है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए गए हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है इनका चुनाव। पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो M.A. अयंगर। ध्यान रखिएगा। ओके। लोकसभा के नेक्स्ट है 2019 के बाद कोई उपाध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया। आर्टिकल 94, जिसमें अवकाश त्याग पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाने की प्रक्रिया दी गई है। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 94 में। ध्यान रखिएगा। ओके। इस्तीफा, अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं, तो अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा। निष्कासन प्रभावी बहुमत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष वही जारी रहते हैं। वही पहले वाले अध्यक्ष हैं वही काम करते हैं जब तक कोई नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है। लोकसभा भंग होने के बाद वह तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं। साथ तथा नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। नोट में दिया है अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। ध्यान रखिएगा। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती है। ओके। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 95, जिसमें कर्तव्यों का पालन करने की शक्तियां दी गई हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं नियुक्त, तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अध्यक्षों के जो पैनल का एक सदस्य होता है वही अध्यक्षता करता है। ओके। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो। ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 96 है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके हटाए जाने के दौरान अध्यक्षता ना करना। वे भाग ले सकते हैं लेकिन जब उनके हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही हो तब वे अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। आर्टिकल 97, जिसमें वेतन और भत्ते दिए गए हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन हैं वो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति के भी, उपसभापति के भी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, ये चारों लोगों के जो वेतन है वो किसके द्वारा तय किए जाते हैं, तो संसद के द्वारा। ध्यान रखिएगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में बनता है, तो 97। ध्यान रखिएगा। ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 98, जिसमें संसद का सचिवालय दिया गया है। प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय कारक कर्मचारी होता है। सचिवालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर की जाती है।
आर्टिकल 99 जिसमें सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा दी गई है। संसद के प्रत्येक सदन का हर सदस्य सदन की बैठक के स्थान पर ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करता है। फिर से देखते हैं, संसद का जो प्रत्येक सदन है उसका हर सदस्य है वो सदन की बैठक के स्थान ग्रहण करने से पहले या तो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद वह अपने पद को धारण करते हैं। ओके, प्रोटोम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जिसे प्रोटोम स्पीकर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 100 जिसमें सदनों में मतदान और कोरम दिए गए हैं। आर्टिकल 101 जिसमें अध्यक्ष या सभापति पहली बार में मतदान नहीं करेंगे लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 103 में लिखा है कोरम कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सदन की कुल संख्या का न्यूनतम 1/10वां हिस्सा आवश्यक है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 104 यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन स्थगित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट जो आर्टिकल 101 है जिसमें सीटों का रिक्त होना दिया गया है। 101 में लिखा है 101 का जो भाग 1 है उसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। आर्टिकल 101(2) कोई भी व्यक्ति विधानमंडल एवं संसद दोनों सदनों की सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें लिखा है जो 101(2) है, इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति विधानमंडल एवं संसद दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। ओके, वो एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। आर्टिकल 101(3) में लिखा है जो आर्टिकल 102 है उसके अनुसार सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ओके, 101(3)(a) जिसमें कोई भी सदस्य अपनी सीट अध्यक्ष या सभापति को सौंप सकता है। ध्यान रखिएगा। ओके, आर्टिकल 101(4) यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के साथ दोनों की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो सदन सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है अब इसमें एंशिएंट हिस्ट्री है। ओके, जिसमें गुप्त वंश दिया गया है। ओके, गुप्त वंश ये 320 ईस्वी से 543 ईस्वी तक रहे थे। ध्यान रखिएगा। गुप्त। ओके, संस्थापक श्रीगुप्त घटोत्कच ये पुत्र थे जो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा। और ये पुत्र किसके थे? घटोत्कच के। गुप्त शासकों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार पर शासन किया था। इन्हें कुषाण का सामंत माना जाता है। ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में गुप्त युग को क्या कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुप्तों के अधीन भारतीयों ने कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहते हैं। ओके, उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। विवाह कुमार देवी से किया जो लिच्छमनी की राजकुमारी थी। 320 या 319 ईस्वी में गुप्त संवत की इन्होंने शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये जो डेट दी गई है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त जो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहता है। यह गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे। कौन? समुद्रगुप्त। उनके शासन का विवरण प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन, ओके यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हरिसेन, ओके, हरिसेन ने रचा था। समुद्रगुप्त को युद्ध में अजय माना जाता है। B.A. स्मिथ
V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, ध्यान रखिएगा। किसको? तो समुद्रगुप्त को। अन्य उपाधियां धारण की जैसे परम भागवतम, सर्व राज उच्चेता, उच्चतर, सभी राजाओं को उखाड़ फेंक देने वाला। ओके, ये सारी उपाधियां इन्होंने धारण की। लिच्छवनी दोहित्र, सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। किसको? तो समुद्रगुप्त को, ध्यान रखिएगा। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका में बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद जो 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन करता है। उन्होंने अपने भाई रामगुप्त और शकों के आक्रमणकारी को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उन्होंने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह, गुप्त है यहाँ पर, ओके, का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसके साथ कराया? तो जो वाकाटक राजकुमार थे उनके साथ। ओके, वाकाटक के जो राजकुमार थे जिनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, ध्यान रखिएगा। और उनकी बेटी का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्त, ध्यान रखिएगा। ओके, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्हें चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक बने। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा। इनका उल्लेख दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, किसको पराजित करने के बाद? तो शकों को। और ये भी पूछा जाता है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, नेक्स्ट है उनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय थी, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। वो कौन कौन थे? ओके, अमर सिंह, इन्होंने ये कोशिकार और शब्दकोश के अध्यक्ष थे। ओके, धनवंतर ये कौन थे? ये एक चिकित्सक थे, ध्यान रखिएगा। हरिसेन ये राजकवि थे। कालिदास इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शंकु ये वास्तुकला थे। और बराहमिहिर ये खगोलज्ञ थे। ओके, और जो वर्रोच थे ये व्याकरण एवं संस्कृत विद्वान थे। वात्स्यायन ये जादूगर थे। और छपनक ये ज्योतिषी थे, ध्यान रखिएगा। ये वो चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें दरबार में 9 रत्न रहते थे। ओके, बात करने वाले हैं जियोग्राफी में। ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मानसून, इससे कोई संबंधित, मानसून से संबंधित पिछली क्लास में कुछ चीज़ें कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लासेस भी देख लीजिएगा, तो आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ आएंगी। जलवायु बनाम और मौसम। जलवायु क्या होती है? किसी स्थान पर लंबे समय तक बने रहने वाले औसतन मौसम, जो मौसम जलवायु होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जैसे किसी भी स्थान पर लंबे समय तक बने रहने वाले औसत जो मौसम जलवायु होता है उसे क्या कहा जाता है? जलवायु। जो लंबे समय तक बना रहता है उसे। इसमें औसतन तापमान, आर्द्रता, वर्षा, अन्य मौसमी संबंधी परिस्थितियां शामिल होती हैं। मौसम अल्पकालिक दैनिक वायुमंडलीय परिस्थितियां जैसे तापमान, पवन, वर्षा मौसम कहलाती हैं। ओके, जो अल्पकालिक थोड़े ही समय के लिए होती हैं उनको मौसम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट भारत में ऋतु कौन कौन सी ऋतु होती हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शीत ऋतु, जो दिसंबर से फरवरी माह तक होती है। ओके, शीत ऋतु पर आर्कटिक, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी शुष्क तीव्र पवन का प्रभाव पड़ता है। ओके, शीत ऋतु पर, लेकिन हिमालय उन्हें कुछ हद तक रोक सकता है। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उत्पन्न चक्रवर्ती तूफान शीतकालीन वर्षा लाते हैं। जेट धाराएं यह उच्च क्षोभ मंडल 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई में बहने वाली तीव्र गति से बढ़ते हैं, जो उत्तरी मैदान को प्रभावित करते हैं और पश्चिमी विक्षोभ लाकर शीतकालीन वर्षा करते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, कौन? जो जेट धाराएं होती हैं।
नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मई माह तक होती है। ओके। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यह एक निम्न दबाव क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित होता है, जहां व्यापारिक पवनें अभिसारित होती हैं होती हुई वायु ऊपर अवसारित होती हैं और वायु ऊपर उठने लगती है। ध्यान रखिएगा। ओके। जुलाई माह में यह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस उत्तरी से 25 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। ओके। जो जुलाई माह में होते हैं। यह मानसून गर्त भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तापीय निम्न दबाव के निर्माण के कारण बनता है। जो यह मानसून है वो किस दबाव के कारण बनता है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उनमें ताप का निम्न दबाव पड़ता है और इसके कारण इसका ये बनता है। तिब्बती पठार का तीव्र ऊष्मीकरण निम्न दबाव उत्पन्न करता है, जिससे पवन आकर्षित होती हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। ध्यान रखिएगा। कौन से मानसून का? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का। ओके। जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा मानसून आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ओके। नेक्स्ट है पूर्वी जेट धाराएं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के 13 से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बहती हैं। कौन सी पूर्वी जेट धाराएं मानसून के आगमन में सहायक होती हैं? मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव भी मानसून का सहयोग करता है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमी में दिया गया है करारोपण। ओके। इसका सबसे पहले हम परिचय जानेंगे, फिर इसका उद्देश्य क्या है, नियम क्या है, कर के प्रकार। ये कर कितने प्रकार का होता है? टैक्स तो 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी और जीएसटी काउंसिल, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं करारोपण में। ओके। नेक्स्ट परिचय, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है जो किसी व्यक्ति, कंपनी, सरकार को बिना किसी प्रतिफल के अदा करती है। उद्देश्य जनता का कल्याण करना, सरकारी अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, सड़क, पार्क आदि का आय की आगमन असमानता को कम करना। ओके। ये इसका उद्देश्य है। कराधान के नियम, ये नियम एडम स्मिथ ने दिए थे। इसके 4 नियम है कराधान के। कितने हैं? कुल 4 नियम। नंबर 1 पर है समता या समानता का सिद्धांत। कर का बोझ व्यक्ति की आय और भुगतान क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ये पहला इसका नियम है। दूसरा है निश्चितता। कर की जो राशि है वो समय, तरीका और स्थान करदाता निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। ओके। 3 है सुविधा। कर का जो भुगतान है वो करदाता के लिए सबसे सुविधाजनक समय और तरीके से होना चाहिए। ये इसका तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या है? मितव्ययता। जो मितव्ययता है इसमें कर संग्रह में राज्य का खर्च कम से कम होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक राशि सरकारी खजाने में जाए। ये चौथा नियम है, ध्यान रखिएगा। ओके। तो ये थी आज के हमारे क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही हमसे यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक, यदि कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और उसके इसी की जो क्लास है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। और जो मैं बूस्टर सीरीज़ करा रही हूँ SSC GD 2026 के लिए, उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।